बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीम मोहम्मद जहांगीर आपको अपने चैनल हर्बल टिप्स से खुशामदीद कहता है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर जो है वो बार बार ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से याददाश्तें दर्ज की जाती हैं, लोगों को जो है वो गाइडेंस दी जाती है और इस मर्ज़ से बचने के जितने भी हमारे पास मतवक्को और मुमकिना तरीके हैं उनसे आगाह किया जाता है। और मैंने हर साल अक्टूबर के माह में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर कुछ ना कुछ अपने नाजरीन की खिदमत में अपनी जो नाकस सा एक इल्मी जो था मवाद या जो तहकीक थी वो पेश की है। तो इस माह में भी मैं आपकी खिदमत में कुछ चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो कॉमनली कही जा रही है, वो ये कि देखिए, इस बीमारी से बचने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप अपने आप को हर 1-2 माह बाद ड्यूरिंग द बाथ, ड्यूरिंग द ड्रेसिंग एग्जामिन करते रहें। सेंसिटिवली फीलिंग रखें अपनी इस जो है डिज़ीज़ के हवाले से, तो आपको यकीनन वक्त से पहले पता चल जाएगा कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मसलन आपको गोश्त में या निप्पल के अंदर दर्द का एहसास, टीसदार जो है वो दर्द पैदा होने का एहसास, बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी रहने का एहसास और वो हर वक्त हैवीपन बरकरार रहे, टच करने पर दर्द हो, इसी तरह जो है वो मेंस्ट्रुएशन से को 15 दिन पहले या 10 दिन पहले बहुत शदीद पेन स्टार्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं, देखें, हो सकता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इंक्लूड ना हो, आपको ये बीमारी ना हो, और ऐन मुमकिन है ये उस बीमारी में आप कन्वर्ट हो भी रहे हों। तो इस डाउट के साथ सरवाइव करना असल में असल रिस्क है। आप इन मामलात में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करें। इसके अलावा आप ऐसे डॉक्टर्स जो वायरल डिजीज़ को डील करते हैं, जो कैंसर की बीमारी को डील करते हैं, उनके साथ इसको डिस्कस करें, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपका ये मामला सामने आ गया है तो इसको अर्ली स्टेजेस के ऊपर डायग्नोज कर लें। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर एक मखसूस टाइप के अंदर नहीं होता, इसकी टाइप्स हैं। मतलब ये ग्लैंड्स के, आपके ग्लैंड्स के अंदर भी होता है, जो कि मोस्टली अंडर आर्म में स्टार्ट होता है। तो उसमें ये होता है कि आपको जो है ना, अंडर आर्म से मुराद जो आपकी दोनों साइडों की बगलें हैं, बगल के नीचे गिल्टी का एहसास, दर्द का एहसास, जो कि छाती के कुछ हिस्से में भी जाता है और शोल्डर में भी आता है। इसके अलावा ये जो है ये कैप्सोलिक भी हो सकता है, यानी एक ऐसी गिल्टी बनती है जिसे आप उंगली से मूव करते तो वो चलती है, आगे पीछे मूव करती है। इसी तरीके से ये एक्सिलरी कार्सिनोमा जो है, जिसमें निप्पल की इर्द गिर्द का एरिया जो है वो ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है और वहाँ पर गिल्टियाँ नमूदार होने लगती हैं। अच्छा, बाज़ ख़वातीन में ये बीमारी इस तरीके से अपीयर होती है कि गिल्टियाँ बड़ी डीप होती हैं गोश्त के अंदर, आसानी से बाज़ औक़ात मेमोग्राफी में भी हमें उनका पता नहीं चल रहा होता। ऐसी सूरत में आप अगर अपनी ब्रेस्ट के अंदर को अननेचुरल फील करते हैं, तो मैं आपको कुछ टेस्ट बताऊंगा जो आप करवा लें फौरी तौर पर, और ये किसी भी अच्छी लैब से करवाएं। इन टेस्टों के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि जिससे डॉक्टर को समझने में मदद मिल जाती है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अब ये टेस्ट कौन से हैं? इसमें आप पहले करवाएंगे CPSR, दूसरा है CRP, तीसरा मेमोग्राफी बिल्कुल करवाएं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, कंफर्मेशन के लिए फौरी तौर पर जो बायोप्सी, नीडल बायोप्सी सजेस्ट कर दी जाती है, उससे पहले किसी अच्छे मुआलिज से कंसल्ट करके देख लें, क्योंकि बायोप्सी के बाद जो केस बिगड़ते हैं फिर उन्हें दोबारा संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, इनमें इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ये तो मैंने आपको पहले एहतियातें जो थी वो बता दी। अच्छा, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो देखिए, इस वक्त मॉडर्न साइंस भी ये बात एक्सेप्ट कर रही है, और जो हमारी तिब नबवी है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक जो हम जिस मेडिकल साइंस पर बेस करते हैं, वो तो 1400 साल से ये चीज़ बता रही है। लेकिन मॉडर्न साइंस भी अब इसको एक्सेप्ट कर रही है कि किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज वो है जिसमें आपके जिस्म की जो अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो बीमारियों से लड़ने की वो कुव्वत जो अल्लाह ने आपके जिस्म में माँ के पेट में आपको अता कर दी थी, अगर वो कुव्वत में आए, वो स्ट्रेंथन हो, और फिर आप उस बीमारी से लड़ें, तो बीमारी पर आप काबू पाएंगे और उस बीमारी से निजात पाएंगे। लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट जो उस कुव्वत मुदाफ़ियत को तो क्रश कर दे,
और आपको ये कहा जाए जी कोई बात नहीं, आप इससे ठीक हो जाएंगे। मैं समझता हूं जैसे ही आप थोड़ा सा आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत दोबारा अवेक होगी ना, बीमारी भी अवेक हो जाएगी। और ये मेरा पिछले कोई 20 साल का ऑब्जर्वेशन है। मैंने कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट परमानेंट बेसिस पे कीमोथेरेपी के बाद, रिमूवल के बाद स्टेबल नहीं देखा, कंटिन्यूसली उसको सर्वाइव करते नहीं देखा। बल्कि इस डिजीज़ का अटैक मेरी आंखों के सामने एक नहीं बीसियों केसेस कि ये सारा कुछ कर लिया है, क्लियरेंस दे दिए डॉक्टर्स ने 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल, और उसके बाद ये बीमारी अपीयर हुई है। जबकि हमारे जो हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं, ये मत समझिए आप कि तमाम जो हकीम होते हैं या तबीब होते हैं वो खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्ला सिर्फ सेक्स को ट्रीट करने के काबिल होते हैं। एक पढ़ा लिखा तबीब, एक पढ़ा लिखा मुआलज, हाँ वो हर्ब्स में ट्रीट करे, हाँ वो एलोपैथी में ट्रीट करे, हाँ वो होम्योपैथी में ट्रीट करे, अगर उसने प्रॉपर तरीके से नॉलेज गेन किया है तो वो इस कैंसर को ट्रीट करने की अहलियत रखता है। हाँ, उसमें शर्त यह है कि उसने कार्सिनोमा के ऊपर प्रॉपर स्टडीज़ की हो, रिसर्च वर्क किया हो, और उसको पता हो कि उसने किस टाइप को कैसे ट्रीट करना है। तो आप इसमें अगर हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, और ये शर्त है कि जिस मुआलिज के पास आप जा रहे हों वो कैंसर के बारे में प्रॉपर स्टडी रखता हो, रिसर्च रखता हो, अवेयरनेस रखता हो, तो यकीन जानिए कीमोथेरेपी के और ये सारी जो कांट छांट है वजूद की, इससे बचकर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल मुमकिन है बचना। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरी अपनी ऑप्शन के ऊपर कि वो लोग जो सीवियर कार्सिनोमा के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो ख़वातीन मुब्तला हो जाती हैं, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं इस बीमारी में सर्वाइव करने में और इससे बाहर आने में। पहले मैं बात करूंगा डायबिटिक कैंसर पेशेंट के बारे में। उनका सबसे बड़ा जो मेन इशू है, मेजर इशू है, वो डायबिटीज़ है। अब अगर वो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हुई तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी डायबिटिक लेवल को ज़रूर कंट्रोल करें, और डायबिटिक लेवल को कंट्रोल करने का बेस्ट वे है इंसुलिन। मैं उसी को प्रेफर करता हूँ। इंसुलिन सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इससे भी जल्द निजात पाएं तो फिर मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो हमारा दीन हमें जिसकी तालीमात देता है, और वो क्या है? सुबह का खाना फिर शाम का खाना, सारा दिन नहीं खाना। मतलब आप नाश्ता सुबह का 9 बजे ले लें तो उसके बाद आप रात का खाना शाम को 6 बजे ले लें। इसके अलावा आप चाय, कॉफ़ी, कहवा, नींबू का पानी, ग्रीन टी विद लेमन, ये चीज़ें लें, मगर फिर लंच वगैरह वाला चक्कर ना चलाएं इसके अंदर। अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप 12-15 गिरियाँ बादाम की खा सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो कैंसर पेशेंट है और डायबिटिक भी है और उसकी शुगर कंट्रोल्ड नहीं है, तो उसकी फौरी तौर पर जो चीज़ें बंद कर देनी चाहिए वो तमाम दालें, गंदम और चावल है, ये बंद कर दीजिए। तीसरे नंबर पर उसको तमाम जो ये कुकिंग ऑयल्स हैं, जो डालडा घी हैं, ये स्टॉप करवा दें। उसे देसी घी, ऑलिव ऑयल, नारियल ऑयल, या अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरसों का तेल, ये मुकम्मल तौर पर उसकी डाइट का हिस्सा बनाएं, बाकी सब कुछ स्टॉप कर दें। उसको आप अंडे खिलाएं, नाश्ते में 2 से 3 हाफ फ्राई अंडे ले सकता है कैंसर पेशेंट, अगर वो शुगर का भी पेशेंट है। क्योंकि प्रोटीन आप जितनी मर्जी ज़्यादा मिकदार में ले जाएं बॉडी के अंदर, उसमें इंसुलिन का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि आपके गोश्त और अंडों में और सब्जियों में शुगर के एलिमेंट्स नहीं होते। सब्जियों में ग्रीन लीव वेजिटेबल्स जैसे पालक, गोभी, बंद गोभी, उसके बाद भिंडी, उसके बाद करेले, उसके बाद फलियां, इनके अंदर कोई मतलब शुगर के जो है वो अज्जा नहीं होते, चीनी के अज्जा नहीं होते। हाँ, शलजम, गाजर, चुकंदर, ये मीठी सब्जियां हैं, लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है तो आप इन्हें भी थोड़ी मिकदार में साथ ले सकते हैं। सैलड का इस्तेमाल बढ़ाएं, शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा सैलड का हिस्सा बनाएं, आप इसको लें। फ्रूट्स लें, फ्रूट्स में भी अच्छा, मोस्टली लोग इंजीर को बहुत शिफा का ज़रिया समझते हैं, यकीनन मैं भी समझता हूँ, लेकिन देखें मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये है कि आपने बिल्कुल ब्लाइंड फेथ के ऊपर नहीं आना। आपने
अल्लाह ताला के अहकामात को प्रॉपर समझने की कोशिश करनी है। इंजीर शफा है, लेकिन इंजीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो इंजीर ना खाएं, जब कंट्रोल हो जाए तब खाएं। अगर आप खजूर खाना चाहते हैं तो सिर्फ 2-3, इससे ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। जब आप लो कार्ब डाइट पे आएंगे और प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो इससे आपका जो कैंसर का वायरस है उससे जो लड़ने वाली अद्वियात आपको दी जा रही हैं उनका इफेक्ट आपकी बॉडी पे स्ट्रांगली होने लगेगा। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी तो वो अद्वियात कोई काम नहीं करेंगी, आप मजीद बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे और सफ़र करेंगे। चौथे नंबर पर अब हम आ जाते हैं डाइट के बाद कुछ ऐसी एहतियातों की तरफ कि जिन्हें अगर कर लिया जाए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मसलन अक्सर ख़वातीन के पीरियड सालों बंद रहते हैं, वो इसकी परवाह भी नहीं करती, और अगर इसके लिए ट्रीटमेंट लेती हैं तो हार्मोनल ट्रीटमेंट लेती हैं, जो कि मोस्टली दिए ही हार्मोनल ट्रीटमेंट जाते हैं। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट से बचने की कोशिश करें। नेचुरल ट्रीटमेंट के थ्रू अपने जो पीरियड्स हैं, जो मेंसेस का जो रेगुलेशन है उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करें, माहवारी का निज़ाम ठीक करने की कोशिश करें। आप हरगिज़ जो है वो हार्मोनल ट्रीटमेंट इसका ना लें। अच्छा, और अगर आप बिल्कुल ही परवाह नहीं करते और इस सिलसिले को बंद रहने देते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर सडनली आपको अपने ब्रेस्ट के साइज़ में कोई कमी बेशी फील हो रही है तो डॉक्टर्स को बिल्कुल इससे आगाह करें और डॉक्टर के पास चले जाएं और एग्जामिन करवाएं। अच्छा, थर्डली क्रॉनिकली अगर आपको डिस्चार्ज है यूट्रस से, जिसे आम हालात में ख़वातीन लिकोरिया समझती रहती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर डिस्चार्ज जो है उसको आप लिकोरिया समझें। तो इस तरह का कोई डिस्चार्ज है या ब्रेस्ट में गलेक्टोरिया का प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें वाइट कलर का लिक्विड पास होने लगता है, या प्रोलैक्टीनिया आपका जो है डिजीज़ है जिसमें प्रोलैक्टीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन तमाम डिजीज़ को भी अगर आप मॉनिटर कर लेंगे ना तो उससे भी आप ब्रेस्ट के कैंसर जैसी जो सीरियस डिजीज़ है इससे बच सकेंगे। बाकी टाइम पर मुआलिज के पास चले जाना, टाइम पर इस मामले में स्टेप लेना, ये सबसे बड़ा एहतियाती इकदाम है। और हमारा चूँकि हम डेफिनेटली हम जितने मर्जी मॉडर्नाइज हो जाएं, हम बहरहाल कहने को तो मुस्लिम हैं, तो ख़वातीन शाई फील करते हुए बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा वक्त गंवा देती हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर्स के भी बस में कोई चीज़ नहीं रहती। तो ये याद रखिए कि बीमारी जिस्म के किसी भी हिस्से में पैदा हो तो उस हवाले से आपको दीन भी शाई फील करने या शर्म खाने का हुक्म नहीं देता, बल्कि आप अपनी फौरी तौर पर मर्ज़ से आगाह करें मुआलिज को, अपनी फैमिली को, ताकि उसकी तदबीर की जा सके। मैं बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ अपनी कौम की बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माँओं के लिए कि अल्लाह पाक उन तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें इस मुज़ी और ख़तरनाक बीमारी से जो है वो महफूज रखे, मामून रखे, और अल्लाह पाक हमें शिफा और सलामती की ज़िंदगी अता फ़रमाए। मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मेरे कारैन, मेरे नाजरीन, मुझे देखने वाले मुझसे पूछना चाहते हों, मुझसे लेना चाहते हों, कंसल्टेशन चाहते हों, तो मेरे क्लिप के नीचे, वीडियो क्लिप के नीचे मेरे नंबर्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। फेसबुक पेज पर आप मुझे विज़िट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है मतब अल मुफीज़ के नाम से, आप वहाँ पर मुझे विज़िट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं इस डिज़ीज़ के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला जो पॉसिबल गाइडेंस होगी मैं आपको फ़ोन पर भी देने की भरपूर कोशिश करूँगा, और मैं इसको हरगिज़ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करूँगा, बल्कि मेरी ये नीयत रहेगी इंशाअल्लाह कि इसका अजर मुझे अल्लाह की बारगाह से अता हो। इस दुआ के साथ आपका, मेरा, हम सब का अल्लाह हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।